जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 16 में से एसी थ्रू इंडक्टर है। यानी किसी इंडक्टर में से अगर एसी को गुजारा जाता है तो उसका बिहेवियर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के साथ कैसा होता है। यानी हमने उसके अंदर वोल्टेज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना है वो और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इनके दरमियान रिलेशन को स्टडी करना है। देखिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक इंडक्टर। इंडक्टर बेसिकली क्या होता है, एक सोलेनोइड है दैट हैव लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस। जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा हो उसको इंडक्टर कहा जाता है। हमने ये एक जो है ना सोलेनोइड लिया है, इंडक्टर लिया है, इसको हमने एक एसी सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया है। लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश है, सिंपल है। अब हमने लास्ट चैप्टर्स के अंदर हमने इस बात को स्टडी किया हुआ है। लेकिन जब ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लेंगे तो इसका करंट क्या करेगा, वेरी करेगा। जब भी किसी इंसुलेटर्स में से जब भी हम किसी सोलेनोइड में से करंट को गुजारते हैं तो ये क्या करते हैं, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है। यानी जब करंट बढ़ना शुरू होता है तो इसके अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पर भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वो जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा अपने काज को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब है करंट जब इंक्रीज हो रहा होगा इसमें ऐसा ईएमएफ पैदा होगा वो करंट को इंक्रीज होने से रोकेगा, और जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो इसमें एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा वो करंट को डिक्रीज होने से रोकेगा। इसका मतलब है अपोजिशन प्रोवाइड करेगा। ये इंडक्टर क्या करता है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है। तो फिर जो इसके अंदर करंट का बिहेवियर है, करंट कैसे इसमें गुजरता है और कैसे ईएमएफ इसमें इंड्यूस होते हैं, उसके रिलेशंस को देखते हैं, और फिर बाद में इनके वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम, और फिर एंड पे जो है इसकी जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो इसकी रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए हमने ये सोर्स वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई किया जिसकी वजह से ये एक सोर्स करंट है, यानी अल्टरनेटिव करंट है जो इसके अंदर जो है क्या कहते हैं वो चेंज हो रहा होगा। इस चेंज इन करंट ने क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको क्या करना है, इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी और वो अपने काज को क्या करेगी, अपोज करेगी। यानी करंट को अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने से रोकेगा, अगर करंट आपके पास डिक्रीज कर रहा है तो ये इसको डिक्रीज होने से रोकेगा, अपोज करेगा हर केस में। तो फिर क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक में स्टडी किया था लास्ट चैप्टर के अंदर। ये है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस और चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसका मतलब है जो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो रही है वो डिपेंड करती है करंट के चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की, इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कि कितने तेज से करंट जो है वो चेंज हो रहा है उतना ही इसके अंदर ईएमएफ क्या होगा, वो ज़्यादा इंड्यूस होगा। अगर मैं इसके वोल्टेज को लेना चाहता हूँ कि इसका वोल्टेज और इसका करंट क्या है, करंट हमारे पास गिवन है, वोल्टेज क्या है, तो मुझे करंट के चेंज यानी करंट का एक स्लोप लेना पड़ेगा। करंट ग्राफ का जो करंट और टाइम का ग्राफ बनेगा उसकी जो स्लोप लूँगा वो मेरे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लाइक का कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर के अंदर जो चार्जिंग का कर्व थी, चार्जिंग कर्व थी, क्यूटी कर्व थी, तो हमने उसका स्लोप लिया तो उसने क्या बता दिया, उसके अंदर करंट को बता दिया। ऐसे ही इसके अंदर जो करंट का ग्राफ होगा, जो आईटी ग्राफ होगा, जब हम आईटी ग्राफ का स्लोप लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी ईएमएफ आ जाएगी, इसका वोल्टेज आ जाएगा। देखिएगा ज़रा मैंने क्या लिखा है कि इस करंट की जगह ये वाली करंट की वैल्यू जो सोर्स करंट है, इसका मतलब है इस आईटी कर्व हम एक करंट की एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, करंट के ग्राफ का स्लोप लेंगे। तो देखें ये एल तो आप पास कांस्टेंट है, तो फिर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इसकी वोल्टेज की वैल्यू है वो करंट के चेंज के क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका स्लोप लेंगे, वोल्टेज बता रहा होगा। देखिएगा अब इसकी जो वेव फॉर्म ड्रॉ करूं, ये आपके पास जो है ये ब्लैक कलर्स मैंने बनाया है, किसका ग्राफ बनाया, ये करंट का ग्राफ, ये करंट वेरिएशन ग्राफ है। करंट जो है वो टाइम के लिहाज से जैसे वेरी कर रहा है, मैंने वो बेसिकली आपके पास ग्राफ यूं ड्रॉ किया। अब इस ग्राफ का स्लोप लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, स्लोप बेसिकली क्या है, जब ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर है, इसका एंगल इस वक्त जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ मैक्सिमम है। तो जब एंगल मैक्सिमम आ रहा होगा, tan ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, तो भी tan के जितना बड़ा एंगल पर रखेगा वैल्यू लेंगे उतनी इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर जो है tan जो है इसके किस वैल्यू को बता रहा है, वोल्टेज की वैल्यू को, स्लोप किसको बता रहा है, वोल्टेज की वैल्यू को। इस मतलब ये जो ब्लू कलर का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये किसका ग्राफ हो गया, ये करंट का स्लोप है जो किसको बता रहा है,
वोल्टेज को बता रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर फिर आप जो है ना डिफरेंट पॉइंट्स को मेंशन करें, पॉइंट ए बी सी डी इस तरह कुछ पॉइंट्स दें और उन पॉइंट्स के ऊपर इनके फेज़ को बताएं। जैसे मैं इस पॉइंट ए पे बताता हूँ कि ये आपके पास लाइक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के ऊपर जो आपके पास करंट का फेज़ आता है वो 0 है, लेकिन वोल्टेज का फेज़ कितना है, वो π/2, यानी ऊपर मैं करंट के फेज़ लिख रहा हूँ, नीचे ब्लू कलर से मैं वोल्टेज के फेज़ लिख रहा हूँ। इस पॉइंट पे आ जाएं, करंट π/2 है और वोल्टेज क्या है पाई। इस फेज़ पे आ जाएं, इस पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ पर करंट का फेज़ पाई है और जो आपके पास वोल्टेज है इसका फेज़ 3π/2 है। तीनों जगह पर अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो π/2 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, π/2 का फेज़ डिफरेंस आ रहा है। अब साथ साथ ये देखना है कि कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। अब आप देखें ये जो है ये 90 के फेज़ पर है, जबकि करंट जो है वो 0 के फेज़ पर है। इसका मतलब है इस केस के अंदर वोल्टेज क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है और करंट क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। और थ्रू आउट द प्रोसेस ये इसी तरीके से जो है ना कर लेते हैं, जो आपके पास वोल्टेज है ये 90 के फेज़ डिफरेंस के साथ क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है और जो करंट है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। बाद में इसकी आप फेजर डायग्राम बनाएं। ये पैराग्राफ की शक्ल में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इनका डिफरेंस क्या है और इनके फेजेस क्या हैं, 2-3 पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन कर लें। फेजर डायग्राम क्या होगी, हम किसी भी पॉइंट पर इनके जो इंस्टेंटेनियस फेज आएंगे उन फेज को ड्रॉ करते हैं, उसकी फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल तौर पे अब आप पॉइंट ए लें, इस पॉइंट ए के ऊपर जो ये ब्लैक कलर का ग्राफ है ये करंट का ग्राफ है और ये यहाँ पे फेज क्या है, 0। मैंने करंट का फेज क्या बना दिया, 0। इसी पॉइंट पर जो आपके पास वोल्टेज का फेज आ रहा है वो π/2 आ रहा है, वोल्टेज का फेज मैंने क्या बना दिया, 90 बना दिया। किसी भी पॉइंट को आप ड्रॉ करना चाहें यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, एक कम से कम फेजर डायग्राम आप ज़रूर ड्रॉ करें। अब यहाँ हमने बात की थी कि जैसे करंट इंक्रीज हो रहा होता है या चेंज हो रहा होता है तो ये एक ईएमएफ इंड्यूस करता है और ईएमएफ अपने काज को अपोज करता है। इस मतलब है इंडक्टर भी क्या करता है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है। जब इसमें से करंट चेंज हो रहा होता है, जब एसी करंट गुजरता है तो ये क्या करता है, अपोजिशन देता है। अगर इसमें से डीसी गुजारेंगे, डीसी में करंट तो कांस्टेंट करंट है, उसमें तो कोई वेरिएशन आती नहीं है, इस वजह से उसके अंदर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ है जो चेंज इन फ्लक्स से पैदा होना, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो वो पैदा ही नहीं होगा। इसलिए जो जब डीसी करंट इसमें गुजरता है तो उसको कोई अपोजिशन नहीं मिलती, वो आसानी से पास आउट होता है। लेकिन जब एसी गुजरता है इंडक्टर में से तो उसको क्या होता है, एक अपोजिशन मिलती है, जिस वजह से इस इंडक्टर की अपोजिशन को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये भी उसी तरीके से कैपेसिटर की था, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, ये भी इंडक्टिव रिएक्टेंस है कि ये अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर व्हेन एसी पासिस थ्रू इट। जब इसमें से एसी गुजरता है तो ये कितनी अपोजिशन देता है, क्या अपोजिशन देता है, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को जो हम XL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपेसिटर के नीचे यहाँ पे C लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है, वो L आता है। तो फिर जो VRMS है इसको आप IRMS से जब डिवाइड करेंगे तो ये इंडक्टर की आपके पास क्या आ जाएगी, वो रिएक्टेंस आ जाएगी या रेजिस्टेंस ऑफर्ड आ जाएगी। इसका भी जब फार्मूला ड्राइव करते हैं तो किसके बराबर आता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा आपके पास 2πf। फार्मूला में देखें कि अगर आप ऐसा इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो आपको अपोजिशन भी ज़्यादा ऑफर करेगा, यानी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर हम थोड़ी सेल्फ इंडक्टेंस वाला एक इंडक्टर लगाते हैं तो उसकी अपोजिशन सर्किट में नहीं होगी, का कम होगी, बहुत थोड़ी होगी। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के भी क्या आ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इसको हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के ऊपर सोर्स ऐसा लगा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी के साथ वेरी कर रही है तो समझो इसकी अपोजिशन भी आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि करंट का चेंज तेज़ी से आएगा और फ्लक्स चेंज ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा, तो फिर जो है ना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, अपोजिशन भी क्या होगी, वो ज़्यादा ये ऑफर करेगा। तो कैपेसिटर के अंदर ये दोनों इन्वर्स हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस